इंट्रोडक्शन टेड इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फिटर एक कुशल कारीगर होता है। कुशल कारीगर का मतलब होता है वर्कर, जो मशीनों के पुर्जे यानी पार्ट्स को ज्वाइंट करने यानी जोड़ने में इस तरह सक्षम होता है कि उसमें जो कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, यानी उसका जो काम करने का तरीका है वो सही ढंग से चलती रहती है। या दूसरे शब्दों में फिटर मशीन के पुर्जों को सुचारू यानी सही ढंग से रूप से चलाने व उनके रख रखाव में पूरा योगदान करता है। ये टेक्निकल फील्ड यानी व्यावसायिक क्षेत्र, ये जो है एक में जो होता है प्राइमरी टेक्निकल फील्ड जो है उसका एक नंबर में होता है प्राइमरी स्किल। फिटर को प्राथमिक निपुणता की श्रृंखला में जोड़ते हुए निम्नलिखित मूल कार्य में निपुण होना होता है, यानी उसको इस रूप में उसको कार्य करना पड़ता है लाइन बाय लाइन। यानी समस्त हैंड टूल्स तथा कटिंग टूल्स का प्रयोग करना। और बी में है मार्किंग। मार्किंग यानी जो हम जॉब बनाते हैं तो उसको किस ना का होगा और उसकी हम उसको मार्किंग मीडिया लगाते हैं, उस पर जो हम मार्किंग करते हैं उसी को मार्किंग बोलते हैं। रीमिंग, जब हम ड्रिल करते हैं तो उसकी जो है होल को जो है फिनिशिंग करने के लिए हम रीमिंग का ही इस्तेमाल करें। ब्रेजिंग, हम इस सब के बारे में आगे हम बताएंगे। ब्रेजिंग, टेपिंग, शोल्टिंग, स्क्रैपिंग, फॉर्जिंग, हेक्साइंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, फाइलिंग, थ्रेडिंग, रिविटिंग, ये सब जो है प्राइमरी स्किल में आता है। और सेकेंड जो है 2 नंबर में होता है सेकेंडरी स्किल। द्वितीय निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सहायक ट्रेड यानी व्यवसाय के विषय में भी ज्ञात होना चाहिए। ट्रेड को ही व्यवसाय बोला जाता है हिंदी में। 1 नंबर में होता है शीट मेटल कार्य और ब्लैक स्मिथ यानी लोहारगिरी। और 3 नंबर में होता है वेल्डिंग। 4 नंबर में होता है हीट ट्रीटमेंट यानी उष्मा उपचार। और तीसरका जो होता है प्राइमरी टेक्निकल स्किल में, तीसरका जो हो गया हाई स्किल। इस श्रृंखला में फिटर पूर्ण रूप से एक क्षेत्र में उच्च हाई निपुणता यानी स्किल या दल हो जाता है। वह वर्कर यानी कारीगर उस व्यवसाय में पूर्णतः सफल हो जाता है। जैसे कि कोई फिटर अगर किसी क्षेत्र में 5 से 10 साल का अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह उस क्षेत्र में पूर्णतः स्किल हो जाता है। फिटर के प्रकार, फिटर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे 1 में होता है पेंच फिटर, 2 में होता है पाइप फिटर, 3 में फैब्रिकेशन फिटर और 4 नंबर में होता है मेंटेनेंस फिटर, उसे असेंबली फिटर, टाइप फिटर। तो आप फिटर के बारे में मैं बतला रहा हूँ। बेंच फिटर, देखिए आप जो आपका जो ट्रेड है यानी फिटर ट्रेड वो बेंच फिटर ही है। ये इसको जनरल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल फिटर। इसलिए बेंच फिटर पे क्या होता है कि आप ज़्यादातर जितने भी मशीन देखेंगे वो बेंच पर ही फिट होते हैं। ड्रिल मशीन को देखिए वो बेंच पे फिट होते हैं, लेथ मशीन को देखिए वो भी बेंच पे फिट होते हैं। लेकिन अधिकतर जो है इसके जो भी मशीन होते हैं वो बेंच पर ही फिट होते हैं। और बेंच फिटर अर्थात बेंच पर कार्य करना व फिटिंग करना। जैसे आप वाइस भी देखिएगा वो बेंच पर ही फिट होता है। बेंच फिटर को हाथ से कार्य करना पड़ता है और हैंड टूल्स अत्यधिक के इस्तेमाल करना पड़ता है यानी प्रयोग करना पड़ता है। बेंच फिटर को अधिकतर कार्य
रेती, इंग्लिश में फाइल बोलते हैं, फाइल से करना पड़ता है। अतिरिक्त सूक्ष्म यंत्रों का ज्ञान होता है। पाइप फिटर, दूसरका जो है फिटर का प्रकार, यानी दूसरका हो गया पाइप फिटर। पाइप फिटर यानी इसको हम पाइप फिटर को प्लम्बर भी कहा जाता है, जो कल उल या बोरिंग करता है, या घर के अंदर में जो देखते हैं, या ऑफिस में देखते हैं, या स्कूल कॉलेज में जो पाइप नल उल का जो लगता है, वो पाइप फिटर ही उस कार्य को करते हैं। इसीलिए इसका जो नाम है, इसको हम पाइप फिटर को हम प्लम्बर भी कहा जाता है। पाइप फिटर घरों में पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन को जोड़ने यानी ज्वाइंट का कार्य व अन्य पाइपलाइन का कार्य व उसकी मरम्मत करना आदि पाइप फिटर की कुशलता है। 3 नंबर में हो फैब्रिकेशन फिटर, धातु। 3 नंबर में फैब्रिकेशन फिटर, इसको हम धातु की चादरों यानी जो मेटल जो होता है उसके चादर, यानी चादरों मतलब से जो लोहा का जो पतला पतला जो होता है उसको सीट मेटल बोलते हैं, उसी को चादर बोलते हैं। ठीक है। चादर का मतलब चौड़ीकरण होना चाहिए, वही है पतला चीज़। तो धातु की चादरों को रिवेटिंग जोड़ों के अनुसार कई चीज़ों का निर्माण करना फैब्रिकेशन कहलाता है, और जो उनका निर्माण होता है उसे हम फैब्रिकेशन फिटर कहते हैं। इस प्रकार के फिटर सीट मेटल द्वारा ट्रंक, बर्तन, बाल्टी व अन्य जरूरी सामान रखने के बॉक्स का निर्माण करता है। फैब्रिकेशन फिटर में जैसे हम देखते हैं कि जैसे पेटी उटी बनता है तो उसमें, या नाव बनता है तो उसमें क्या होता है, चादर का निर्माण होता है, तो उसमें छोटे छोटे रिविट दिए जाते हैं। वो क्या होता है, वो जो कार्य करता है उसी को हम फैब्रिकेशन फिटर बोलते हैं, यानी वो सीट मेटल का जो काम करता है उसका फैब्रिकेशन फिटर बोलते हैं। मेंटेनेंस फिटर, इसका काम होता है कि जो भी मशीन जो होता है, मशीन का देखभाल करना या उसकी मरम्मत करना, ये हो, यानी उसकी मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना। किसी बहुत बड़ी मशीन व अन्य का जो किसी मरम्मत की वजह से रुका हो और उसे दोबारा चालू करना मेंटेनेंस कहलाता है। और उसका उस कार्य करने वाले को या उसकी मरम्मत करने वाले को मेंटेनेंस फिटर कहते हैं। मेंटेनेंस फिटर करते हैं। और 5वां में हो गया असेंबली फिटर। और मेंटेनेंस फिटर तो आप समझ गए होंगे, और असेंबली फिटर, किसी भी मशीन को अलग अलग पुर्जों यानी पार्ट्स को जोड़ना असेंबली फिटर कहलाता है। जैसे मशीन है, वो उसका जो पार्ट्स सब रखा हुआ है और उसको एक जगह जोड़ के उसको ज्वाइंट कर देना है, सभी उसके पूरे पार्ट्स को ज्वाइंट कर देना है, तो उसी को हम असेंबली फिटर बोलते हैं। डाई फिटर यानी आपसे डाई से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ये डाई के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन किया जाता है। जैसे आप ईंट उट का निर्माण जो देखते हैं तो क्या कहता है, एक डाई बना होता है यानी खाँचा बना होता है, उसमें हम मिट्टी को रख देते हैं, उसको दबाव डालते हैं, तो क्या होता है कि उसे कम समय लग, लेकिन आप उसी मिट्टी को आप गिलावा के रूप में बनाकर उसको हाथ से कटिंग करेंगे
तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन डाई में रख कर उसको बनाएंगे, रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे तो उससे क्या होगा, समय कम लगेगा, यानी डाई का भी। इसीलिए डाई डाई के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन तैयार किया जाता है। तो डाई का निर्माण व उसकी मरम्मत और रख रखाव का कार्य डाई फिटर का होता है। उसके बाद होता है, अच्छे फिटर बनने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अपना कार्य सुचारू रूप से करने, 1 मिनट। अच्छे फिटर बनने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना। अपना कार्य शुरू करने से पूर्व ड्राइंग को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ो और समझो। जैसे हम जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं, कोई जॉब बनाते हैं, तो उसका जो है इंजीनियर सबसे पहले क्या करता है कि कौन सा जॉब बनाना है और उसका क्या नाम है, उसका क्या साइज होगा, हाँ, उस कितना में बनेगा, हाँ, और कितने उसका जो है इससे मेटल जो है कितनी मोटाई है और उसमें कौन कौन सा क्या क्या उसमें यूज होगा, ये सब। और उसमें उसको किस टाइप से उसे कटिंग किया जाएगा, ये सब चीज़ हमको समझ लेना है। इसीलिए इसको बोलते हैं, अपना कार्य शुरू करने से पहले ड्राइंग को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। और ड्राइंग के अनुसार टूलों और मशीन टूल्स की सूची बनाओ और किए जाने वाले ऑपरेशन की क्रमबद्ध सूची बनाओ। प्रयोग में लाई जाने वाले मशीन भली भांति साफ करके लुब्रिकेट प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस मशीन के बारे में ज्ञान न हो उस पर कार्य न करें। अपने औजारों यानी टूल्स और उपकरण यानी मशीनों को साफ रखें। कार्य का माप बड़ी सावधानी से लेनी चाहिए। अपना कार्य लगन से करें। मशीनों पर जॉब और औजारों को जोर से पकड़ें। मशीन पर जॉब और औजारों को सही ढंग से यानी जोर से पकड़ें, ढीला नहीं पकड़ना चाहिए। कभी भी कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और कटिंग टूल और मापी यंत्र को एक साथ न रखें। अपने से सीनियर व अधिकारियों का आदर करें। सभी कार्य को सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए तथा उच्च अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। The wealth of nation is in the skill of its people, and the skill output is quality. एक देश की जनता की कार्य कुशलता ही उसकी संपत्ति और उच्च कोटि की कार्य कुशलता इसका परिणाम है। लेकिन और ध्यान देना चाहिए, जब कार्य करना चाहिए तो टाई बेल्ट सबका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सुरक्षा सावधानी और प्राथमिक चिकित्सा। सुरक्षा सावधानी या दुर्घटना के कार्य, एक में श्रमिक की लापरवाही, श्रमिक की अज्ञानता और श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास और श्रमिक की कार्य में अरुचि।
अरुचि, मशीन की खराब दशा, औजारों की खराब दशा, श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना, श्रमिक की मानसिक दशा ठीक न होना, मशीनों की गतिशील पुर्जों व गार्ड का प्रयोग न करना, वर्कशॉप में बिजली व लाइट की व्यवस्था ठीक न होना, श्रमिक की अनुशासन की कमी होना। समान सुरक्षा नियम। श्रमिक को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। यदि कोई संदेश हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछना चाहिए। अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक यानी वर्कर को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। कार्य करते समय कमीज की लंबी आस्तीन को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। कार्य करते समय श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि नहीं पहननी चाहिए। कार्य करते समय आँखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों से व तेल प्रतिरोध जूते पहननी चाहिए। बिना जानकारी के किसी मशीन को नहीं छूना चाहिए। कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप के तल पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए। सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए उसे धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर प्रयोग में लाना चाहिए। उसके बाद होता है हस्त औजारों से सुरक्षा, यानी हस्त मतलब हैंड टूल्स से सुरक्षा यानी सेफ्टी है। यानी कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों यानी टूल्सों का यूज करना चाहिए यानी प्रयोग करना चाहिए। खराब औजारों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिना दस्ते यानी हैंड के रेती बिना हैंड की रेती यानी हैंडल के दस्ते मतलब हैंडल बिना हैंडल की रेती यानी हैंड फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हथौड़े का प्रयोग रेती का प्रयोग लेवर की तरह नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। सौतों ठीक साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म मापी यंत्रों को हस्त औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है मशीन से सुरक्षा। और मशीन पर कार्य करने से पहले जानकारी करना आवश्यक है कि किसी बटन से चालू होती है और उस बटन से बंद। कार्य करते समय छीलन चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा पहनना आवश्यक है। अगर इसमें जो भी परेशानी अगर होती है तो वीडियो को रुक कर आप देखते रहें, उसको समझने की कोशिश करें। और बाकी जो भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा। अगला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेफ्टी। यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत देनी चाहिए। बिजली की नंगी तारों का प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाए तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए। और उसके बाद होता है भार उठाने के लिए सुरक्षा। किसी भी
बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जिससे शरीर की नस पर तनाव आने की संभावना हो। उठा कर ले जाने वाली सामग्री की सुरक्षा संचालन करने की कुछ कठिनाई अनुभव होने पर अपने साथी से सहायता मांग लेनी चाहिए। सौदों उचित प्रकार लिफ्टिंग डिवाइस उपयोग में लानी चाहिए। किसी वस्तु का स्थानांतरण करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हटा देना चाहिए। उसके अगला पॉइंट है आग की दुर्घटनाएं सुरक्षा सावधानियां। जिन पदार्थों को आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में घुसने से पहले आप जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारी सुरक्षा सेफ्टी का जो है वहाँ पर बोर्ड लगी होती है, उस सबको देखना चाहिए। कार्य करने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए और मशीन को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट का प्रयोग लाने के बाद एक बॉक्स में डालकर ढक्कन से बंद कर देना चाहिए। मध्यांतर के समय और शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के बटनों ऑफ कर देना चाहिए। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में रेती और पानी बाल्टियाँ रखनी चाहिए। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखने चाहिए। यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो वर्कशॉप की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर देना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सके। यदि आग तेल से लगी हो तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और पानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आग लकड़ी या कोयले में लगी हो तो पानी का प्रयोग करने चाहिए। आग फैलने पर फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करके उसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद है अगला टॉपिक फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा करते समय व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण की जानकारी करने के बाद मशीन और गैस या बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ लगने नहीं देनी चाहिए। घायल व्यक्ति को शारीरिक लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो उसे तुरंत रोकने के उपाय करने चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग छिल गया या कट गया या उस पर टिंचर, आयोडीन या आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दवाई लगाकर और डॉक्टरी रुई के साथ पट्टी बांध देनी चाहिए। यदि दुर्घटना अधिक बड़ी हो तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए।